नेक्स्ट डे फर्स्ट के बाद हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप जो इंट्रोडक्शन था उससे रिलेटेड उसकी थ्योरीज़ क्या क्या है और थ्योरीज़ किस तरीके से हमें पढ़नी है या किस तरीके से उसको अटेंड करना है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस किया था थ्योरीज़ के बारे में। नाउ अब हम जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं उससे, और आगे बढ़कर हम प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा मूव होते हैं। उसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल कहाँ से शुरू होता है या प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो कहाँ से शुरू होता है पार्टनरशिप का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि जब प्रैक्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है हमारी कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो, जिसको हिंदी में कहा जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। तो अब हम इस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं या जो जो कॉन्सेप्ट्स है उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल से जो है स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है कि पहला सवाल ये पैदा होता है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि 11th क्लास में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कहीं भी नहीं होता था। जब भी हम फाइनल अकाउंट पढ़ते थे और फाइनल अकाउंट में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और फिर बैलेंस शीट बनाते थे, तो उसके बाद हमें ये कहीं देखने को नहीं मिलता था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी होते थे जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड भी होते थे, पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो है एक तरीके से कहीं भी इसके बारे में नहीं बताया जाता। ठीक है ना। पर जब हम 12th क्लास में आ जाते हैं और 12th क्लास में आने के बाद हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जब पार्टनरशिप पढ़ते हैं, पार्टनरशिप में हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्या है, उसके बारे में हम सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार वापस 11th क्लास जो है, जो एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास होती है, उसमें थोड़ा सा वापस फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। उसी के बेस पर हम फिर आगे पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस तरीके से और क्या है इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो सबसे पहले हम बात करते थे कि बिजनेस जो है वो 3 तरीके से मेंटेन होता था। फर्स्ट, स्मॉल स्केल बिजनेस, सेकंड मीडियम स्केल बिजनेस, और लास्ट लार्ज स्केल बिजनेस। ये 3 तरह के स्केल होते हैं। स्मॉल स्केल बिजनेस मतलब लघु पैमाने पर, लघु पैमाने वाला व्यवसाय। मीडियम स्केल में हम कहते हैं कि मध्यम पैमाने वाला बिजनेस या व्यवसाय, और तीसरी जो कंडीशन है वो है दीर्घ स्तर कह दें या पैमाना कह दें वाला व्यवसाय। 11th क्लास में हम जितना भी पढ़ते थे वो सिर्फ एक सोल ट्रेड के बारे में था कि सोल ट्रेड किस तरीके से काम करता है, सोल ट्रेड में कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अच्छा, सोल ट्रेड किस तरीके से काम करता है, उनका काम करने का तरीका क्या होता है, उनका अकाउंटिंग करने का तरीका क्या होता है, ये सब हम चीज़ें डिस्कस करते थे। बट जब हम 12th क्लास की तरफ मूव होते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ ये भी आती है कि स्केल जो होते हैं बिजनेस के स्केल वो 3 तरह के होते हैं। स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस होता है। तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल में क्या बेसिक सा फ़र्क है? वो बेसिक सा फ़र्क ये है कि जब स्मॉल स्केल बिजनेस होता है तो आपके पास कैपिटल भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। आपके पास मैन पावर भी क्या होती है, वो भी बिल्कुल लिमिटेड। यानी एक पर्सन, अगर एक पर्सन ही बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है तो एक पर्सन ही सब कुछ, जितनी भी कैपिटल लगाएगा वो सब एक पर्सन ही लगाता है।
और इसके अलावा उसके पास जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है उसकी भी वो लिमिटेड होती है, एक हद से ज़्यादा रिस्क वो नहीं ले पाता और कहीं ना कहीं वो रिस्क सिर्फ एक ही पर्सन का रहता है। इसी के साथ साथ तीसरी चीज़ कि भाई अगर मान लीजिए मैन पावर की बात करें तो उसके पास स्टाफ वो नहीं होता है कि जो बहुत सारा स्टाफ है और वो बहुत सारा स्टाफ काम करेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी लिमिटेड होता है। तो जब अगर प्रॉफिट मार्जिन लिमिटेड है तो हम अपने यहाँ पर एम्प्लॉय अपॉइंट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय अपॉइंट करेंगे तो उनको एज ए सैलरी देनी पड़ेगी, तो उससे हमारा प्रॉफिट भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाती है जब स्मॉल स्केल बिजनेस होता है और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की, P&L अकाउंट बनाने की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो अकाउंट बनाया जाता था वो होता था ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट जो बनाया जाता था वो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा जो बनाई जाती थी वो होती थी बैलेंस शीट। ये तीनों चीज़ें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो फाइनल अकाउंट चैप्टर था उस फाइनल अकाउंट में तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। फिर भी मैं हल्का सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है, या ये कहूँ कि जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज है उन सभी एक्सपेंसेज को आप कहीं दिखाते हैं, तो वो अकाउंट कौन सा होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है। उस ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के तौर पे होता है, वो ट्रांसफ़र करने के बाद कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने के बाद वो प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इनमें क्या क्या चीज़ें आती थी उसका एक क्विक रिकैप अभी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ से जो प्रॉफिट होता था, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें मिला है, वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? नेक्स्ट स्टेप यानी बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते थे। और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करके हम उसको कैपिटल में या तो ऐड करते थे, अगर प्रॉफिट है तो ऐड करते थे और लॉस है तो लेस करते थे। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं कहूँ कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था, तो हम कहते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, मान लीजिए ऊपर हम लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट और सबसे पहले यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक। फिर अगर कोई आपके पास परचेज दे रखा है तो परचेज लिखते थे, इसमें से कोई परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न लेस की जाती थी, और जितने भी तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते थे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हम यहाँ लिखते थे। और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज किससे रिलेटेड होते थे? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज फैक्ट्री से रिलेटेड होते थे। नेक्स्ट, ये आपकी डेबिट साइड होती थी और ये साइड कौन सी होती थी? क्रेडिट साइड। इस तरफ लिखा जाता था सेल्स, अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो लेस किया जाता था। और उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक लिख के हमें क्या फाइंड आउट करना होता था? ग्रॉस प्रॉफिट या आपको क्या निकालना होता था? ग्रॉस लॉस। दोनों में से कोई एक चीज़ होती थी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता था या ग्रॉस लॉस होता था। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है हम जब निकाल लेते थे, निकालने के बाद आगे क्या करते थे? इसको ट्रांसफ़र करते थे। वो ट्रांसफ़र किस में किया जाता था? वो ट्रांसफ़र होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ये साइड डेबिट है, ये वही क्रेडिट है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता था इस तरीके से क्रॉस ट्रांसफ़र होता था, ग्रॉस लॉस होता था इस तरीके से ट्रांसफ़र होता था। तो हम बात करते हैं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता था हम लिखते थे यहाँ पर बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ लिखते थे टू ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस के लिए। ये लिखने के बाद जितने भी तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज थे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हम यहाँ लिखते थे, और जितने भी तरह की इनडायरेक्ट इनकम है वो सारी इनकम यहाँ लिखी जाती थी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं जो आपके ऑफिस सेलिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड होते थे, वो सारे एक्सपेंसेज आप यहाँ लिखते थे। और ये मैं अगर कहूँ कि इनडायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम होती थी जो आपकी ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड इनकम होती थी, तो वो सारी इनकम यहाँ पर आती थी। ये निकालने के बाद हम लास्ट पॉइंट पे जो आते थे वो होता था, लिखते थे टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट अगर हुआ है तो, या फिर लिखते थे बाय कैपिटल अकाउंट और लिखते थे नेट प्रॉफिट, नेट लॉस सॉरी। और इस तरीके से हम इस अकाउंट को क्या कर लेते थे? प्रिपेयर कर लेते थे।
तो ये 2 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, P&L, इसके बाद नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाई जाती थी। हाँ, मैं बात कर रहा था प्रॉफिट की, कि हमें क्या होता है जब हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, पूरे साल बिजनेस को चलाते हैं, तो हमें लास्ट के ईयर की एंडिंग डेट को क्या होता है, फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। और फाइनल अकाउंट में सबसे पहले चीज़ जो बनती है वो ट्रेडिंग अकाउंट होती है, फिर क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और इसके बाद जो बनाई जाती है वो बैलेंस शीट होती है। ठीक है, अब अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाए जाते थे, और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता था हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस क्या है, कि ऐसा प्रॉफिट जो प्रॉफिट तो है पर एकदम प्योर नहीं है, या प्योर प्रॉफिट नहीं है, या प्योर लॉस नहीं है, वो हमारा क्या कहलाता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है ना। जो आपके फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड आपके लॉसेज है, या ये कहूँ मैं कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो है वो सब इसमें दिखाए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफ़र क्या करते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ मूव होते थे। वहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में बेसिक सा फ़र्क यही होता है कि एक हमने प्रॉफिट लिया, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। तो प्योरीफाई करने का फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है। इसके बाद जब हम इसके बाद और नेक्स्ट यानी और ज़्यादा प्योर करना चाह रहे हैं तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था। तो स्मॉल स्केल बिजनेस में यही होता था कि ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और नेक्स्ट क्या बना देते थे हम, बैलेंस शीट बना देते, और बैलेंस शीट बनाने के बाद हमारा काम क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। ठीक है। अच्छा, जब हम मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस की तरफ बात करते हैं तो मीडियम और लार्ज स्केल में हम ये देखते हैं कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो ट्रेडिंग बिजनेस में पहला अकाउंट कौन सा बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। दूसरा कौन सा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट मिला है वो प्योर हो गया है, और अगर हम इसको और ज़्यादा प्योर करना चाहते हैं, या ये कहूँ कि मेरा बिजनेस मीडियम या लार्ज स्केल का है, तो मैं इस मीडियम और लार्ज स्केल के बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में एक अकाउंट और बनाया जाता है। वो अकाउंट कौन सा होता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। यानी इसके बाद तीसरा अकाउंट जो बनाया जा रहा है ट्रेडिंग के बाद, P&L के बाद, उसके बाद एक तीसरा अकाउंट कौन सा बनाया जा रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट को और ज़्यादा प्योर किया जाता था। और ज़्यादा प्योर करने की वजह से जो हमें प्रॉफिट मिला है वो एकदम प्योरिटी के साथ मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब स्मॉल स्केल बिजनेस हो तो आपको क्या बनाना, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बना के एंड कर देते थे। पर जब मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस होता है, ठीक है ना, तो मीडियम और लार्ज स्केल में ट्रेडिंग और P&L बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं सोल ट्रेड, एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, इस वजह से हम 11th क्लास में ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते थे। जबकि एक पार्टनरशिप जो है, वो पार्टनरशिप जो है ट्रेडिंग, वो एक तरीके से मीडियम स्केल बिजनेस में आती है। यानी वहाँ पर ट्रेडिंग, P&L के बाद क्या बनाया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसी के साथ साथ लार्ज स्केल का अगर हम एग्जाम्पल ले तो लार्ज स्केल में कंपनी आती है, तो कंपनी जो है उसमें भी P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। क्योंकि हमने पहले कह दिया कि मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये वजह थी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप में बनाया जाता है। तो अब हम इसके बाद सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन ये तो पता चल गया कि क्यों बनाया जाता है, ऐसी क्या मजबूरियां रही कि जिसकी वजह से P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। तो वो हमने अभी डिस्कस किया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन किस कंडीशन में बनाया जाता है या किस टाइप के बिजनेस में बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर एक हल्की सी बात और बता दूँ मैं कि अगर मान लीजिए आपका बिजनेस ट्रेडिंग ना हो के आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, यानी आप प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने ही यहाँ पर बनाते भी हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, बनाने के बाद प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में सेल भी करते हैं। यानी मेकिंग भी आप ही करते हैं और सेल भी आप ही करते हैं और बना के मार्केट में भी आप ही बेच रहे हैं। तो इस केस में ट्रेडिंग अकाउंट से पहले एक अकाउंट और बनाया जाता है, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफ़र होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग से ट्रांसफ़र होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल का, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो आपका बिजनेस मीडियम टू लार्ज ही होता है, तो उस केस में P&L के बाद कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अब हम बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, पर P&L एप्रोप्रिएशन एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट होता है। इस नॉमिनल अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले
इसमें एक साइड होती है डेबिट और दूसरी साइड होती है क्रेडिट। ये ठीक उसी तरीके जैसे हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते थे, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर हेडिंग डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी डेट है, तो यानी मोस्टली क्या होता है जब फाइनेंशियल ईयर होता है तो 31 मार्च आ जाता है, और अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो सीधी सी बात है, हम यहाँ एंडेड के बाद में लिखा जाता है कि 31 मार्च 2010, 11 या 18, 19, 20 जो भी है, जो साल हम जिस साल के हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो साल डाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर अमाउंट इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखा जाता है, कौन सा आइटम कहाँ से आता है। जैसा हमने कहा कि P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, तो वहाँ से जो प्रॉफिट होता है हम लेके कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाने के बाद हम सारा के सारा क्या करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, उसको कैसे दिखाया जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में जितना भी नेट प्रॉफिट है वो यहाँ दिखा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हमें नेट लॉस हुआ है तो लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस, और जितना भी है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ लिखना है, और लॉस हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है उसके बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले इसके बाद हम जब शुरू करते हैं इसको, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है वो एक बार देखने लायक है। कि सबसे पहला कि P&L ये लिखने के बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जब एक बिजनेसमैन या एक पार्टनर जो है अपनी ही पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल लगाता है, तो उस कैपिटल के बदले में वो पार्टनरशिप फर्म से क्या लेता है, एक तरीके से इंटरेस्ट लेता है। वो इंटरेस्ट ही असल में क्या कहलाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब ये कितना होता है कि क्या परसेंटेज होगा, वो डिफाइंड होता है पार्टनरशिप डीड में कि भी कितना परसेंटेज हमें इसका चार्ज करना है। अब मान लीजिए अगर पार्टनर दो है, एक ए है और एक बी है, तो एक तो ए को दिया जाएगा, एक बी को दिया जाएगा। तो जो भी उनका इंटरेस्ट बनता है वो हम यहाँ इनर कॉलम में लिखेंगे, और टोटल करके कहाँ लेके आ जाएंगे, उसको आउट कॉलम में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी दोनों को मिलता है, सॉरी ए और बी दोनों से जो है पार्टनरशिप हम चार्ज करती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है कि जब पार्टनर अपनी ही फर्म से पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो कहलाती है उसकी ड्राइंग। तो जो ड्राइंग है तो वहाँ पर ड्राइंग के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पार्टनर से क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो इंटरेस्ट जो चार्ज करती है वो कितना है, जो परसेंटेज दे रखा है या जो हमने पार्टनरशिप डीड में पहले ही हमने तय कर रखा है, उस तय के हिसाब से लिखा जाता है इनर कॉलम में, और फिर लाया जाता है इसको आउट कॉलम में, ठीक है। तो ये दो आइटम हमने अभी देखे। नेक्स्ट जो आता है वो है अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई तरह का लोन दिया है, तो उस लोन पे भी क्या दिया जाता है, उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाता है। वो इंटरेस्ट अगर मान लीजिए पे करे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए एक ही पर्सन है, यानी ए ने दिया है, तो आप आउट कॉलम में ले आए सीधा। अगर दो जने हैं, ए और बी दोनों ने दे रखे हैं और दोनों को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसी तरीके से जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है यहाँ पर और दो डॉट किए जैसे यहाँ पर, तो उसी तरीके दो डॉट करके आपने अंदर लिखा और इनर कॉलम में लाने के बाद आउट कॉलम में लाए, उसी तरीके से यहाँ भी ए और बी के भी हिस्से हो जाते और आप उसी तरीके से करते। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये माना कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिला,
दो पार्टनर यानी ए और बी में से सिर्फ ए को ही मिला, ए ने ही क्या दिया था, फर्म को लोन दिया था, तो उस केस में मैंने इसको सीधा ही आउट कॉलम में लिख दिया। इसके अलावा किसी पार्टनर को अगर हम पार्टनरशिप डीड में तय कर लेते हैं कि किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन ये सब दिया जाएगा, तो उस केस में ये सब के सब क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, अगर उसको कमीशन मिला है तो आगे इसके आगे लिख देंगे कमीशन, यानी पार्टनर्स कमीशन हो जाएगा। सपोज कीजिए ए को मिला है, ए को मिली है सैलरी और बी को मिला है कमीशन, तो उस केस में कैसे लिखते यहाँ पर टू पार्टनर सैलरी की जगह यहाँ पर लिखा जाता ए सैलरी, और बी को अगर कमीशन मिला है तो क्या लिखते, बीज कमीशन। इस तरीके से उसको लिख देते, ठीक है ना। अच्छा, पर अभी ऐसा नहीं, हम एक नॉर्मल फॉर्मेट ले रहे हैं। इस नॉर्मल फॉर्मेट की वजह से हम इसको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर पार्टनर सैलरी लिख रहे हैं और फिर क्या लिख रहे हैं, कमीशन लिख रहे हैं। हो गया। अगर किसी भी पार्टनर को कमीशन सैलरी मिलती है तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ही जो है वो एक्सपेंसेज वाली साइड होती है, क्रेडिट साइड वाली जो होती है, क्रेडिट साइड जो है वो इनकम वाली साइड होती है। तो उसके बाद अगर किसी पार्टनर को कोई बोनस मिला है तो लिखेंगे पार्टनर्स बोनस, या कोई रेम्यूनरेशन मिला है तो लिखेंगे टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। तो बोनस, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, इनके बाद और कुछ अगर है तो ले लेंगे, पहले इनका आउट कॉलम में लेके आएंगे, जो भी अमाउंट बनता है वो यहाँ पर ले आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए हम ये पहले डिसाइड कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड में कि कुछ अमाउंट जो है हमारे प्रॉफिट का वो हम क्या करेंगे, हमारे रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, रिजर्व क्या होता है, एक तरीके से एक फ्री प्रॉफिट्स होता है, या ये कहें कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए हमने क्या किया, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि उस प्रॉफिट का पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज हम बिल्कुल एक अलग बॉक्स में डाल दें, या उसको उसी बॉक्स को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से रिजर्व कहेंगे। वो रिजर्व जो है, अगर आपको पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके प्रॉफिट का 5%, 5%, 10% या 15% या जो भी है वो आप अपने क्या करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो लिखेंगे टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ये रिजर्व में ट्रांसफ़र होने के बाद ये सारे आइटम आ गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही आइटम आता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट साइड में आने वाला इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, रिजर्व, या जो भी है वो सारा आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करेंगे कि भाई हमें ये सब करने पर, ये सब जो हमने पार्टनर को दिया या उससे कुछ लिया, उन सब के बाद हमें असल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके लिए बेसिक सी टर्म्स ये है, आपको क्या करनी होगी, दोनों साइड की पहले क्या करनी होगी, रफ में एक बार टोटल करनी होगी कि भाई क्रेडिट साइड की टोटल करिए, फिर डेबिट साइड की भी टोटल कीजिए। दोनों टोटल को मैच करना है कि देखना है आपको उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो बेसिक से आपको 99% आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, कि या तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी या क्या होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगी। इन दोनों केस में कि जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, डेबिट साइड से। मान लीजिए क्रेडिट साइड कितनी है, 1 लाख रुपीज़ है, और डेबिट साइड कितनी आ रही है, यहाँ पर 70,000 रुपये आ रही है। ठीक है, तो 30,000 जो है वो कम है, कहाँ पर, उसकी डेबिट साइड में कम पड़ेंगे। यानी ये साइड तो आपकी टोटल कितनी आ रही है, इसकी टोटल तो आ रही है 70,000, और इसकी जो टोटल आ रही है वो टोटल कितनी है, 1 लाख रुपीज़। तो अगर क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा है, और जितना भी ज़्यादा होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, एक तरीके से प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, और अगर डेबिट आपके क्रेडिट से ज़्यादा है तो उस केस में जितना भी वो ज़्यादा है वो सब आपका क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है।
कैसे वो देखते हैं हम कि यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर 70,000 है, तो दोनों की जब हम टोटल करेंगे तो दोनों देखें डिफरेंस आ रहा है, हमें डिफरेंस को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो डिफरेंस क्या कितना है 30,000, तो हम 30,000 यहाँ लिखेंगे इस 30,000 को, और लिखने के बाद इसके सामने क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से, और नीचे जो टोटल है इनकी वो टोटल क्या कर दी जाएगी, मिला दी जाएगी। ठीक है, वो टोटल हम यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ पर टोटल मिला दी जाएगी, और जो 1 लाख इधर भी आ जाएगा और 1 लाख क्या हो जाएगा उधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, डेबिट साइड से, तो इस तरीके से लिखना है। और अगर मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से, यानी डेबिट की जो टोटल आ रही है वो कितनी है 1 लाख रुपीज़ है, और क्रेडिट की जो है वो कितनी आ रही है 70,000 रुपये आ रही है। तो इस बार कम कहाँ आ रही है, क्रेडिट साइड में कम आ रही है। तो कम आने की वजह से कितना कम आ रही है, तो भाई 30,000 कम आ रही है, तो 30,000 यहाँ लिखेंगे, और वो केस जो होगा हमारे लिए वो कहलाएगा, लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, ये हमने दोनों में लिख दिया। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस यहाँ लिख दिया जाएगा, और ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ लॉस। तो ये हो गया हमारा कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो हम लिखेंगे वहाँ पर शेयर ऑफ लॉस। या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें क्या होगा, लॉस होगा, दोनों में से एक ही सिचुएशन हो सकती है। और फिर क्या कर दी जाएगी, इनकी टोटल मिला दी जाएगी। एक छोटी चीज़ और बता दो कि फाइनल जो हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये लिखने का लॉजिक क्या है, ये लिखा जाता है कि यहाँ से जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कहाँ भेजा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या फिर भेजा जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्यों भेजा जाता है या पार्टनर्स करंट में क्यों भेजा जाता है, वो हम इसके कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के जो मेथड्स होते हैं उनमें अलग से डिस्कस करेंगे। जो इसका नेक्स्ट स्टेप है उसमें बताया जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल लिखें तो वो प्रॉफिट कैसे दिखाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, और पार्टनर्स करंट लिखते हैं अगर तो पार्टनर्स करंट में प्रॉफिट कैसे दिखाया जाएगा, वो कौन से मेथड है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के, तो उसमें अलग से हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ आकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा होता है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है हमारा कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं, उसमें कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में क्या फ़र्क है कि फ्लक्चुएटिंग को कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता और फिक्स्ड को कहते हैं स्थिर पूंजी खाता। दोनों में बेसिक सा फ़र्क क्या है, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही तरह का अकाउंट बनाया जाता है, वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल पहले बनाया जाता है, उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। इन दोनों में बेसिक सा क्या फ़र्क है, वो बेसिक सा फ़र्क हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो किस तरीके से क्या मेंशन किया जाता है या क्या बताया जाता है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं, पहला मेथड ले रहे हैं कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है ना, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हमने पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से शुरुआत की है। उसमें सबसे पहला जो अकाउंट बनाया जाता है वो अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है उसके लिए सबसे पहला फॉर्मेट कि उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। फिर आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग पर्टिकुलर ए बी, या ए बी इसलिए माना दो पार्टनर ए और बी, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हो तो ए बी के बाद में एक सी और आ जाता, सी का कॉलम और एक्स्ट्रा बन जाता। अब सबसे पहले जब इसको शुरू करते हैं तो ध्यान ये रखना, किसी भी तरह का पर्सनल और रियल अकाउंट होता है वो अगर उनका डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी से ओपन होते हैं, बाय बैलेंस सीडी से क्लोज होते हैं। अगर उनका क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी से ओपन होते हैं और टू बैलेंस सीडी से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्योंकि कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हम कहेंगे, और एक तरीके से पर्सनल अकाउंट है तो हम कहेंगे यहाँ पर ये शुरुआत करेंगे इसकी बाय बैलेंस बीडी से। अब ये बाय बैलेंस बीडी जो है ये क्या होता है, ये ओपनिंग बैलेंस है। किसका ओपनिंग बैलेंस? कैपिटल का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कि कैपिटल का जो भी ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है वो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेके ए और बी की जगह अपनी अपनी जगह क्या करना है, उनको लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए वैसे होता नहीं है पर फिर भी अगर कोई दे रखा है कि पार्टनर्स कैपिटल का कोई डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो यहाँ से शुरू किया जाएगा, तो लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये आपका डेबिट बैलेंस है और ये कौन सा आपका क्रेडिट बैलेंस है। ये आपको कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, ये क्वेश्चन जब आते हैं उसमें बैलेंस शीट बनी हुई होती है, उस बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ होगा। अगर कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिखा है तो आपको कहाँ लिखना है, उठा के यहाँ रखना है। और अगर मान लीजिए एसेट साइड में कोई बैलेंस दे रखा है कैपिटल का तो आपको कहाँ लिखना है, इस तरफ लिखना है, यानी रिवर्स साइड में, यानी डेबिट साइड में आपको लिखना है इसको, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई ओपनिंग बैलेंस की। नेक्स्ट आपने P&L एप्रोप्रिएशन में देखा कि क्या क्या चार्ज किया था, डेबिट साइड में क्या क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी थी, कमीशन था, बोनस था, रेम्यूनरेशन था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, ठीक है। अच्छा, और फिर हमें जो प्रॉफिट हुआ था असल में वो प्रॉफिट जो हमने लिखा था टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो प्रॉफिट भी क्या किया जाता है, यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। वो ट्रांसफ़र कैसे करना है, लिखेंगे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए है तो ए में लिखना है और बी है तो बी में लिखना है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में हमने क्या लिखा था डेबिट साइड में, आप P&L एप्रोप्रिएशन जो आपने फॉर्मेट नोट किया होगा उसमें आप देख सकते हैं कि फिर लिखा होगा उसके बाद सैलरी या इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि वहाँ पर हमने ए का ही लिखा था तो ए में लिखना है, अगर बी का होता तो बी में भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद नेक्स्ट हमने लिखा सैलरी, तो यहाँ पर आ गई पार्टनर्स की सैलरी, तो लिखेंगे बाय सैलरी, और जितनी भी सैलरी दे रखी है ए और बी की, दोनों दे रखी है दोनों लिखेंगे, और एक दे रखी है ए की दे रखी है ए में लिख देंगे, अगर बी की दे रखी है तो बी में लिख देंगे, और दोनों ही नहीं दे रखी है तो लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर सैलरी के बाद अगर कोई कमीशन है तो कमीशन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो सैलरी हमने ए की मानी थी, कमीशन बी का माना था, तो हमने डबल टिक कर दिया उसको, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। सैलरी कमीशन के बाद हमने डिस्कस किया था अगर कोई बोनस है तो लिखेंगे यहीं पर, अगर कोई रेम्यूनरेशन है तो लिखेंगे यहीं पर, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाने पर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को यहाँ लिखा जाएगा, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमने जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उस P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे लास्ट में लिखा था टू कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा था शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कब किया था हमने, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा थी और डेबिट साइड कम थी, और जो हमारा प्रॉफिट निकला था तो हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट। तो वो कैपिटल अकाउंट लिखने की वजह से कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्रॉस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। तो जब ये इस तरीके से जाएगा तो हम भी क्या करेंगे, इस तरीके से मानेंगे, तो ये कहाँ पर आ गया, क्रॉस ट्रांसफ़र होकर P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में आ गया। तो क्रेडिट साइड में हम इसको क्या करेंगे, जो भी दे रखा है वो लिख देंगे, यानी ए का जो बना ए में लिख देंगे, बी का जो बना बी में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ, P&L एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूँ मैं,
प्रॉफिट नहीं हुआ मैं, लॉस हुआ है, उस केस में हम क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। अच्छा, तो अब ये किस तरीके से जाएगा, ये फिर इस तरीके से क्रॉस जाएगा, तो क्रॉस जाएगा तो ये कहाँ आएगा, इस तरीके से यूं आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी पार्टनर अपनी अकाउंट से कोई तरह की पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश निकाला, ठीक है ना, हम उसको लिखेंगे टू ड्रॉइंग, यहाँ लिखा जाएगा टू ड्रॉइंग, और ये नहीं किया है तो ये में लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद किसी पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है तो यहाँ लिखा जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ आइटम इसमें लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आती है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दे रखा है, तो आपको यहाँ लिखना है, एसेट्स में दे रखा है यहाँ लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन इसी साइड में लिखना है, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन बोनस ये सब यही लिखना है। फिर इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट हुआ आपको वो भी यही लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो लॉस हुआ है तो यहाँ लिखना है, जो किसी पार्टनर ने अकाउंट से ड्राइंग की है तो यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने जो ड्राइंग की उस पर इंटरेस्ट अकाउंट चार्ज करती है तो यहाँ पर क्या करना है, ड्राइंग। उसके बाद एक ही काम किया जाएगा, वो है बैलेंसिंग करने का। बैलेंसिंग कैसे की जाती है, आपको क्या करना होगा, दोनों साइड फिर से टोटल करनी होगी, यानी ए के कॉलम की टोटल और फिर बी के कॉलम की टोटल, ये दोनों टोटल इधर हो जाएगी और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली क्या होगा, तो आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी और डेबिट साइड हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। तो डेबिट साइड से कम आए तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग के लिए ये क्या होगा, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कैपिटल कौन सा बैलेंस होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये कब आएगा, जब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी और डेबिट साइड क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल अलग कर लेंगे, डेबिट साइड की टोटल अलग कर लेंगे, और दोनों टोटल में जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, वो अंतर यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और लिख कर उसके सामने क्या लिख दिया जाएगा, बैलेंस शीट, यानी क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो हमने लिख दिया बैलेंस शीट दोनों तरफ लगा दिया। ठीक है, कुछ केस में ऐसा भी होता है कि ए का तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है, और बी में क्या होगा कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा, डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा और क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। जहाँ कम है हम वहाँ लिखेंगे, तो कम किस तरफ, किस तरफ है, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर से। और जो भी क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है या जो आपका डिफरेंस निकलेगा वो लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस, और लिखकर इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका कौन सा अकाउंट कर दिया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस कौन सा अकाउंट कर दिया, कैपिटल अकाउंट बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब आएंगे हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो तरह के मेथड काम करेगा, दो तरह के अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, बस कुछ आइटम इसमें कम लिखे जाते हैं इसके मुकाबले। यानी यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है सबसे पहले, बाय बैलेंस बी, वही ओपनिंग बैलेंस है आपका। ठीक है, अच्छा वैसे तो होगा नहीं पर इसके चांस नहीं है। नेक्स्ट बाय बैलेंस बी लिखने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर किसी पार्टनर ने फर्म से कोई कैपिटल विड्रॉल कर दी है यानी कैपिटल निकाल दी है, तो उस केस में आपको यहाँ पर उसको मेंशन करना होगा। ठीक है, और यहाँ लिखना होगा कैश अकाउंट कैपिटल विड्रॉल, ठीक है, और जिसमें पार्टनर ने की है उसकी तरफ क्लिक कर देंगे, और फिर क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट एक बैलेंस आ गया, एक दिया गया, नेक्स्ट क्या करेंगे, लिखेंगे इस साइड ड्यूटी करेंगे, इस साइड ड्यूटी करेंगे, हमेशा की तरह
मतलब मान लो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल एक्स्ट्रा कैपिटल प्रोड्यूस कर दिया, एडिशनल कैपिटल, तो इस तरफ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट एडिशनल, यानी कहने का मतलब ये है इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है या लेके चला जाता है, उसी केस में यहाँ लिखा जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं लिखना है, सीधा बाय बैलेंस भी लिखना है और फिर टू बैलेंस शीट क्लोज कर देना है और इस अकाउंट को लिखना है, ये क्लोज हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट क्लोज कैसे किया जाए, वो टोटल मिलाकर दोनों साइड टोटल मिला दी जाएगी, टोटल मिलाकर अकाउंट को क्लोज कर देंगे हम। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो अकाउंट बनाया जा रहा है वो कौन सा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके अलावा जितने आइटम आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सारे के सारे अकाउंट आपको आइटम कहाँ लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखना है। वो कौन कौन से, सबसे पहले लिखेंगे करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में मिलेगा वैसे, यानी बैलेंस शीट किस साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखा है तो आपको लिखना है टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और ये किस टाइप में मिलेगा, बैलेंस शीट की एसेट को आपको लिख देना है। इसके बाद जो भी बैलेंस यहाँ पर हमने लिखा है वो सारे के सारे यहाँ लिखने हैं, कौन कौन से, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इसके बाद सैलरी, कमीशन, इसके बाद बोनस, रेम्यूनरेशन, इसके साथ साथ रेम्यूनरेशन के बाद यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो भी यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस साइड में क्या लिखा जाएगा, कोई तरह की ड्राइंग है यहाँ लिखनी है, ठीक है। इसके बाद और कुछ, इसके बाद क्रिएटर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो क्या होगा, शेयर ऑफ लॉस होगा, वो शेयर ऑफ लॉस यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद बैलेंस इसके साथ साथ एक आइटम रह गए हैं वो है इंटरेस्ट ऑन जो है, ठीक है। ये कुछ आइटम थे, फिर क्या किया जाएगा, वही इस साइड पे टोटल की जाएगी और इस साइड पे टोटल की जाएगी। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो कहाँ लिखेंगे, इस तरफ, यानी ये टोटल जो है कम है, ये टोटल क्या है, ज्यादा है। यहाँ कम कहाँ है, यहाँ पर कितना कम आ रहा है, वो बैलेंस आपको यहाँ लिखना है और बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इधर का बैलेंस कम आ रहा है, यानी डेबिट ज्यादा आ रही है, क्रेडिट कम आ रही है, तो क्रेडिट कितने से कम आ रही है वो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और जितने से कम आ रही है वो बैलेंस यहाँ लिख दिया जाएगा और इसकी क्या मिला दी जाएगी, टोटल मिला दी जाएगी। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के जो मेथड है, दो मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनता था, वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें हमने देखा कौन कौन सा आइटम आते हैं वो सारे। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में दो तरह के अकाउंट बनते थे, वो होता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट में क्या फर्क है, बेसिक सा फर्क इतना सा है, यहाँ पर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल तो यहाँ लिखना है, या कैपिटल विड्रॉ
करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो लायबिलिटी साइड से यानी क्रेडिट बैलेंस जो आ रहा है वो, या डेबिट साइड से जो आ रहा है बैलेंस, वो बैलेंस लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, दैट बोनस, रेम्यूनरेशन, सारा आइटम मैंने आपको पता है। यहाँ भी क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में जो आने वो सब आपको आइटम पता है। और फिर लास्ट में जाता है क्या करने की, फिर से वही टोटल करनी है, वो टोटल क्या है बराबर करनी है हमें, ठीक है। और जो जहाँ बैलेंस कम आ रहा है वहाँ पर आपको उसका डिफरेंस अमाउंट लिखकर बैलेंस शीट ही नया बैलेंस शीट वैसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस कितना चला जाएगा, ये बैलेंस शीट जो है ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाएगा, और ये बैलेंस शीट से कहाँ दिखा दिया जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। और इस तरीके से हमारे ये मेथड कंप्लीट होता है। ये हाँ